वेलकम एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फजान्स रूल। पिछले दो वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पहला तो फजान्स रूल क्या होता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिन पे फजान्स रूल डिपेंड करता है। देन सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था, हमने फजान्स रूल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो फजान्स रूल पे बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों से ये पूछ लिया जाएगा, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसका सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है कि बेंजीन में ज्यादा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो चीज, ठीक है। देन कम सेकंड फैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो मैंने जब पहला वीडियो पढ़ाया था तो मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो क्या क्या चीजों पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो जाके देखो। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फजान्स रूल को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, जो सबसे पहली चीज है जो हमें पढ़नी है वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कि कैसे हमारा सॉल्युबिलिटी पे कोवेलेंट कैरेक्टर इफेक्ट करता है, ठीक है। देखो, जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, अब अगर किसी चीज को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है तो उसे क्या होना चाहिए, खुद बताओ। अगर कोई पोलर में डिसॉल्व होना चाहता है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए, है ना। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर किसी कंपाउंड में जितना ज्यादा होगा ना, उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो तुम क्या बोलोगे बताओ, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये बात पता है तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम आराम से बता दोगे, है ना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, AgF, AgCl, AgBr और AgI, इसमें तुम्हें बताना है कि इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो एक बात बताओ, खुद सोचो, यहाँ पे क्या है, Ag प्लस F माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Br माइनस एज Ag प्लस I माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि चार्ज तो सेम है और मैंने बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन ईदर साइज एंड चार्ज। तो अगर यहाँ पे चार्ज सेम है तो हम कौन सा फैक्टर देखेंगे, हम साइज का फैक्टर देखेंगे, ठीक है। लेकिन साइज का फैक्टर क्या देखोगे, Ag प्लस तो सब में सेम है, मतलब केटाइन का साइज तो सब में सेम है, तो तुम किसको देखोगे, एनायन का साइज। ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा डेवलप होगा, है ना। तो अगर जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा, मतलब सोचो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें डेवलप होगा, AgI, AgBr, AgCl एंड देन कम्स AgF। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है वो लीस्ट सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब मोस्ट सॉल्युबल क्या होगा, AgF, देन कम्स AgCl, फिर आएगा AgBr एंड देन हमारा क्या होगा, AgI, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम सॉल्युबिलिटी पे ही एक और क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन है हमारा, जैसे पूछा जा रहा है SnCl2 एंड SnCl4 कौन ज्यादा सॉल्युबल है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बता रखा था Sn पे +2 चार्ज है, यहाँ पे Sn पे +4 चार्ज है। तो अगर तुम्हें आयनिक कैरेक्टर देखना है, यहाँ पे मैं आयनिक से आंसर देती हूँ, ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया था, आयनिक कैरेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों पे ही चार्ज की वैल्यू क्या हो, कम होनी चाहिए। तो जिसपे चार्ज की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा आयनिक होगा, ये ज्यादा आयनिक है, इट इज मोर आयनिक। तो अगर ये आयनिक ज्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो SnCl2 is more soluble than SnCl4. Then comes third question, that is FeCl2 and फिर दूसरा पूछा जाता है FeCl4, इन दोनों में ज्यादा soluble कौन होगा। तो फिर से वही चीज है, इसमें क्या है, +2 चार्ज है, इसमें कितना है, +4 चार्ज है ना। तो बताओ, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने दिया है ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये वाला पार्ट, दैट इज कैसे फजान्स रूल जो है वो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है या कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, ये चीज आई होप तुम लोगों को समझ आई होगी। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे और वो हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसे हम हटा देते हैं। देखो कि जैसे तुमसे क्या बोल दिया, कोई कंपाउंड दे दिया है ना,
जैसे SnCl2 एंड SnCl4, ठीक है, बोल दिया गया SnCl2 एंड SnCl4, इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, विच हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट, है ना, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ये बताना है तुम्हें। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि हम मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें मेल्टिंग पॉइंट उसकी कम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये कंक्लूड करके बोल सकती हूँ दैट इज मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, सेम सेम सा ही होता है, कह सकते हो तुम। तो अब यहाँ पे अगर तुम्हें ऑर्डर बताना है तो तुम्हें क्या देखना है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये Sn+2 है, ये Sn+4 है, तो यहाँ पे चार्ज ऑफ केटायन ज्यादा है। तो अगर केटायन का चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज इट इज मोर कोवेलेंट तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेरिजन टू SnCl2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी पे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, जैसे PbCl2 एंड PbCl4, ठीक है, यहाँ पे बताओ क्या होगा ऑर्डर। तो फिर से सेम चीज है, बताओ कैसे डिसाइड करोगे, ये Pb+2 है, ये Pb+4 है, क्या हो जाएगा, सेम सेम से ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे। इसमें चार्ज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो PbCl2 का मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन दैट ऑफ PbCl4, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। हमसे क्या किया जाता है, हमसे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। जैसे ये जो सारे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये तुमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है और थर्मल स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि फजांस रूल में एक तो डायरेक्ट या तो तुमसे फजांस के क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, और एक जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। और ये सब भी घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो सब इम्पोर्टेंट है एंड तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक। अब देखो, अब अगर तुम्हें थर्मल स्टेबिलिटी समझनी है तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी। देखो, एनायन होता है, एनायन भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक क्या होता है, पॉलीएटॉमिक एनायन, और एक हमारा क्या होगा, मोनोएटॉमिक एनायन, ठीक है। एक हमारा होगा मोनोएटॉमिक एनायन, ठीक। जैसे देखो, पॉलीएटॉमिक एनायंस कौन होते हैं, तो अगर मैं एग्जांपल में लिखूं तो SO4-2, फिर SO3-2, देन कम्स NO3-1, फिर होता है PO4, क्या हो जाएगा -3, HCO3-OH-, मतलब जिसमें भी एक से ज्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे वो हमारा क्या हो जाता है, पॉलीएटॉमिक एनायन, ठीक है। तो अगर कोई पॉलीएटॉमिक एनायन है और वहां पे हमें थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करते हैं, वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज। जिसका साइज जितना बड़ा होगा, मतलब अगर तुम्हें कोई पॉलीएटॉमिक का केस दिख जाता है तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा ना उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब देखो, मैंने तुम लोग को थर्मल स्टेबिलिटी बताया नहीं कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। इट इज द स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट या टेम्परेचर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड कितना हीट है ना, इसे यही तो कहोगे। मैंने क्या बताया, थर्मल स्टेबिलिटी को क्या बोलोगे, इट इज द स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट या फिर टेम्परेचर। मतलब तुम अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को हीट दे रहे हो और टेम्परेचर दे रहे हो तो उसे क्या करना चाहिए, अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहिए। तो अगर कोई जितना इजीली ब्रेक कर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, कम है, वो कम थर्मली स्टेबल है ना। थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको तोड़ना अपने कंपोनेंट्स में। तो जो जितना जल्दी टूटेगा वो उतना लेस थर्मली स्टेबल होगा, और जो जितना टाइम लगाएगा हम क्या बोलेंगे, वो उतना हीट है कंपाउंड, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम कितना भी टेम्परेचर और हीट दे रहे हैं, वो टूटता ही नहीं है जल्दी अपने कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो
वो चीज अब तुम्हें कैसे बताना है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दे रखा है, तो अब मैंने इसमें पूछ लिया ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, तो तुम कैसे बताओगे? तो तुम्हारा काम क्या बनता है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, एनायन चेक करना होगा। अब तुमने एनायन देख लिया, कोई भी कंपाउंड जो भी तुमसे पूछा जाएगा तुम उसमें एनायन देखो। फिर एनायन देखने के बाद तुम्हारा काम क्या बनता है कि तुम देखो कि उसमें किस टाइप का एनायन है, पॉली एटॉमिक एनायन है कि मोनो एटॉमिक एनायन है ना। अब पॉली एटॉमिक एनायन का मतलब क्या हुआ, जैसे वो BeCO3 दे रखा है ना, तो BeCO3 में क्या होगा, B+2 प्रेजेंट है और CO3-2 प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे ये जो एनायन है वो कैसा है, पॉली एटॉमिक ही तो है, एक से ज्यादा एटम से जुड़ के बना है ना, यहाँ पे कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, तो ये किस में आ गया, पॉली एटॉमिक एनायन। तो अगर पॉली एटॉमिक एनायन है और तुम्हें थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है तो साइज का फैक्टर तुम्हें देखना है, जिसका साइज जितना बड़ा होगा एनायन का, जिसका साइज बड़ा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर अभी देखो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी तो मैं समझा दूंगी। फिर आएगा हमारा मोनो एटॉमिक एनायंस, ठीक है, जितने भी छोटे एटम्स होते हैं जैसे हेलाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, मोनो एटॉमिक एनायंस। हेलाइड्स, ऑक्साइड्स, देन कार्बाइड्स, फिर हो गया हमारा कौन सा, F-, Cl-, Br-, मतलब जो भी क्या है हमारा, जो भी एक, जहां पे भी एक एटम तुम्हें दिख जाएगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक एनायन, ठीक है। जैसे LiH, तो यहाँ पे क्या है Li+ और H- प्रेजेंट है, तो H- को क्या तुम लोग पॉली एटॉमिक बोलोगे, नहीं ना, वहां पे एक ही तो एटम है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनो एटॉमिक एनायन। तो जब मोनो एटॉमिक एनायन होगा ना तब जो थर्मल स्टेबिलिटी है मोनो एटॉमिक के केस में, मोनो एटॉमिक एनायन के केस में क्या बोलोगे कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब लैटिस एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की लैटिस मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको तोड़ने के लिए हम कितना एनर्जी दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी हाई उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैं क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे पॉइंट्स को समझाती हूँ, ठीक। अब देखो हम इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अगर तुम देखो पहला वाला एग्जांपल, तो यहाँ पे जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ये दे रखा है, और इसके साथ कौन सा एनायन प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक एनायन है, कार्बोनेट है, CO3-2 है ना। तो जब कार्बोनेट आता है, बिकॉज इट इज अ पॉली एटॉमिक एनायन, तो यहाँ पे हम थर्मल स्टेबिलिटी को साइज से चेक करेंगे। मतलब तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे कार्बोनेट है ये पॉली एटॉमिक एनायन है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब अगर कोई बड़ा एनायन है ना, समझो खुद कोई बड़ा एनायन है और उसे अगर अपना बॉन्ड किसी दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रखना है तो बड़ा पार्टी बड़े पार्टी के साथ ही तो रह पाता है। भाई देखो एडजस्टमेंट वाली बात से समझो, जैसे तुम्हारा जो लेवल है तुम क्या करते हो, उन्हीं लेवल के लोगों के साथ रहते हो ना। और जैसे तुम्हारी तुम्हारी दोस्ती किस लोगों से होती है, जैसा तुम्हारा टाइप है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पसंद किसी और टाइप के लोग आते हैं, दोस्ती तुम किसी और से जाके कर लेते हो, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये कह सकते हो कि जहां पे भी पॉली एटॉमिक एनायन आ जाते हैं ना, क्योंकि वो साइज में बड़े होते हैं तो वो बिगर केटायन के साथ ही ज्यादा स्टेबल होंगे। अब बिगर केटायन के साथ वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उतना ज्यादा वो थर्मली स्टेबल होगा। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, तभी तो हम कंपाउंड को कितना भी हीट टेम्परेचर देंगे वो फिर भी अपने कंपोनेंट्स में नहीं टूटेगा ना। तो यहाँ से तुम ये बोलोगे कि जब, क्योंकि पॉली एटॉमिक एनायन का साइज बड़ा होता है तो बड़ा बड़े के साथ ज्यादा खुश रहता है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, पॉली एटॉमिक में तुम लोग क्या बोलोगे, बड़ा बड़े के साथ रहेगा, ठीक है, के साथ रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, CO3-2 इज मोर स्टेबल विथ बेरियम+2 रादर देन बेरिलियम+2, क्योंकि बेरिलियम का साइज इतना छोटा सा है और कार्बोनेट उसके कंपैरिजन बड़ा है, तो इनका बॉन्ड कभी स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, है ना। ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, साइज भी तो एक जैसा होना चाहिए। अब ये तो ना एक हाथी है तो दूसरा चींटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथी हाथी के साथ और चींटी चींटी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब तुम ये बोलोगे कि थर्मली स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किसका होगा, जिसके साइज ऑलमोस्ट सेम होंगे, है ना।
तो बेरिलियम BaCO3 is more stable, then comes SrCO3, then CaCO3, then MgCO3 और फिर आएगा हमारा BeCO3। ठीक, अब वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल भी है सल्फेट SO4-2, वो भी बड़ा एनायन है तो मोर स्टेबल विथ बिगर कैटायन, है ना। तो यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेबल मतलब जितना ज्यादा साइज अच्छा, उतना ओवरलैपिंग अच्छा, उतना बॉन्ड अच्छा, उतना ही वो थर्मली स्टेबल होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, BaSO4 की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी। ठीक है, फिर आएगा हमारा OH माइनस, है ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे OH माइनस भी क्या आता है, पॉलीएटॉमिक एनायन। तो क्योंकि वो पॉलीएटॉमिक एनायन है, वो साइज में बड़ा होगा तो बड़ा बड़े के साथ खुश रहेगा, है ना। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम चीज होगा, कैसा हो जाएगा ऑर्डर, CsNO3, RbNO3, KNO3, NiNO3, क्योंकि दिख रहा है ना बेटा ये सारे के सारे क्या है, बड़े एनायंस है। यहाँ पे भी सेम ही ऑर्डर होगा, ये फिर ये और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो नीचे वाले अगर तुम देखो तो नीचे में अब ट्रेंड चेंज हो चुका है ना, LiH है, H माइनस इज अ स्मॉलर एनायन, तो छोटा एनायन है, तो अगर उसको किसी के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाना है तो छोटा छोटे के साथ क्या होगा, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो कंपाउंड थर्मली स्टेबल होगा, हम उसे हीट और टेम्परेचर देंगे तो वो उतना जल्दी अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। तो इसका मतलब H माइनस ना Li प्लस के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना रहा है, और जितना अच्छा बॉन्ड बनाएगा उतना थर्मली स्टेबल है एज कंपेरिजन टू सीजियम, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये कैसे अरेंज होता है ली ना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम नीचे होता है, तो यहाँ पे देखो नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो H माइनस छोटे साइज का है तो वो छोटा छोटे के साथ ही ज्यादा खुश है, H माइनस यहाँ पे छुटकू सा होगा और सीजियम जो है बड़ा सा है, तो इनका बॉन्ड इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसी वजह से थर्मली स्टेबल ज्यादा कौन होता है, LiH, फिर NaH, फिर KH, फिर RbH। ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी होगा, H माइनस है तो वो F माइनस का साइज छोटा है तो वो उसके साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे HF इज थर्मली मोर स्टेबल देन HCl देन HBr देन HI, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा, सबसे ऊपर आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। यह अरेंज कैसे होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, ऐसे ही तो होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, इसके साथ ज्यादा खुश रहेगा, दैट मीन्स H2O, H2S, H2Se एंड देन कम्स H2Te। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी वही ट्रेंड हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे छोटा साइज तो ये होगा थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को यहाँ पे जो भी चीज मैंने पढ़ाई है वो समझ आ गई होगी। अब जो होता है हमारा फजांस रूल होता है खत्म, मतलब क्वेश्चंस अगर तुम्हें मिलेंगे तो इसी टाइप के घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछ लेगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, किसी में पूछ लेगा कंडक्टिंग नेचर बताओ, तो तुम्हें मैंने बता रखा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट घटती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है ना, कंडक्टिंग नेचर घट जाता है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो अगर तुम्हें ये सब बातें याद हैं तो तुम क्या करोगे, आराम से क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछता है तो तुम आंसर कर लोगे। फिर पहले वीडियो में मैंने उसके सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवा दिए थे, इस वीडियो में मैंने थर्मल स्टेबिलिटी के भी क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अब होता है हमारा फजांस रूल खत्म, अब हम कल कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जो इस चैनल का रीच है वो बढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे, जिनको जरूरत है वो आराम से इस वीडियो से पढ़ सके। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।